अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पल्स। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद इकबाल। नाजरीन, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत ज़्यादा बहस हुई मीडिया पे कि मिनिस्टर्स जिनका नाम एनआरओ की लिस्ट में था, जो एनआरओ के बेनिफिशरीज थे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मीडिया पर भी बहस हुई और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का भी ये ख्याल था कि वो मिनिस्टर्स जिन्होंने एनआरओ की वजह से बेनिफिट लिया था उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। इस वीकेंड पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ आ चुका है कि कोई भी मिनिस्टर जो कि एनआरओ का बेनिफिशरी था वो रिज़ाइन नहीं करेगा और तमाम अक्यूज लोग जो हैं वो कोर्ट्स में जाके अपने केसेस लड़ेंगे। साथ साथ ये भी कहा है कि जो कंस्पिरेसीज इस वक्त हुकूमत के खिलाफ हो रही हैं उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन कन्फ्रंटेशन की सियासत पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। इसके अलावा कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स का ये भी ख्याल है कि जो एहतसाब का दायरा है उसको वसी करने की ज़रूरत है और इस पर भी तरह तरह की बातें आ रही हैं कि जिन लोगों ने आईजीआई से पैसा लिया गया था या फिर जो सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ था उन केसेस को भी रीओपन किया जाए और उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त डिबेट हो रही है और कॉलम्स में भी इसका जिक्र आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं मंजूर हसन वसान साहब, सिंध मिनिस्टर, मंजूर हुसैन वसान साहब, सिंध मिनिस्टर फॉर वर्कर्स एंड सर्विसेज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने शो पर हमें ज्वाइन किया। और हमारे तीसरे गेस्ट एडवोकेट अयाज लतीफ़ पलेजो साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और प्रेसिडेंट है अवामी तहरीक के। थैंक यू वेरी मच हमें शो पर ज्वाइन करने का। मैं आपसे शुरू करूंगा मंजूर साहब के इस वक्त जो स्टेटमेंट्स पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं वो तो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी तासुर मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाते हैं और दूसरे एरियाज पर भी आप बात कर रहे हैं कि इन पर भी फोकस किया जाए। जैसे मैंने कहा कि आईजीआई के थ्रू जिन लोगों ने पैसा लिया था, सुप्रीम कोर्ट पे जो अटैक हुए थे, उनको भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो केसेस भी रीओपन करे। असल हकीकत क्या है कि एनआरओ जो वजूद में आया 2007 में आया और ये केसेस बनाए गए थे तकरीबन 98, 99, 97, ये 2 साल 3 साल 97 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ऑनवर्ड्स तो 99 और उसमें पीपल्स पार्टी का रोल अपोजिशन वाला था। हुकूमत में वही जमायतें जो उस वक्त की जमायतें, जैसे नवाज लीग साहब, उस वक्त लीग थी गालिबन नवाज लीग ही, और एमक्यूएम वगैरह सब इकट्ठे थे उनके साथ। उसके बाद फिर जब मार्शल लॉ आई जनरल मुशर्रफ के जरिए, तो उसके बाद भी कुछ केसेस बनाए गए, तब भी हम अपोजिशन में थे। हमेशा ये होता है कि अपोजिशन के ऊपर ही केस बनाए जाते हैं, हुकूमत में जो होते हैं उनके ऊपर केस बन ही नहीं सकते हैं, और बनने भी होते हैं तो उनको इधर उधर कर दिया जाता है। ये प्रीवियस रिकॉर्ड बताता है या प्रैक्टिस जो बताती है। अब ये हकीकत ये है कि एनआरओ के हम हिमायत में इसीलिए भी नहीं हैं और हैं इसलिए कि एनआरओ ना होता तो आज ये सिस्टम जो मौजूदा सिस्टम है, जिस पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नवाज लीग की हुकूमत है, ये तो एटलीस्ट और एएनपी आ ही नहीं सकती थी। ठीक है, मुशर्रफ के दौर में जब वो खत्म हो रहा था इलेक्शन, अगर मुशर्रफ होता तो ये तो आ ही नहीं सकती। अच्छा, एनआरओ मीन्स मुआहदा है। कुछ लोग खैर तो ये बहस खत्म हो गई ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है तो खत्म हो गई ना ये बहस। कुछ लोग देखो, सियासत इस मुल्क से बाहर जाने के लिए यही अख्तियार करते हैं एनआरओ का जरिया, कुछ सियासत में इन होने के लिए यही जरिया अख्तियार करते हैं, कुछ 10 साल के लिए सियासत छोड़ने के लिए एनआरओ वाली बातें करते हैं, कुछ 10 साल पाकिस्तान आने के लिए एनआरओ। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डिटेल एनआरओ की बात बता दूं। एनआरओ इसी वजह से, लिहाजा जब अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि एनआरओ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है तो उस पे बहस करना ही हम तो तैयार नहीं हैं। लेकिन हम ये भी पूछते हैं कि जो मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ की थी 99 वाली,
वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है। ये भी हम कहते हैं कि हुदैबिया मिल जो है उस पे भी अगर केस खोले जाए तो क्या फर्क तो पड़ेगा? क्या ये तासुर है पार्टी में कि पीपल्स पार्टी को ही टारगेट किया जा रहा है? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये तो है ना, ये तो हकीकत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये आज की बात नहीं है। आप जब से देखें, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम से लेकर के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टाइम तक आप देखें, हमारा आप पीरियड देखें, हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का भी अब टेन्योर तो पूरा नहीं किया गया, उसको भी तो आपने शहीद किसी न किसी तरीके से, जो उसको अब आप यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिसने डिसीजन दिया वो खुद आकर के टीवी पे कहते हैं कि दैट वाज इलीगल। अब ठीक है, इस पे भी हम नहीं आते हैं, लेकिन अब 5 साल के लिए आपने 88 में इलेक्ट किया, वो तो 20 माह में आपने हुकूमत से हमें निकाल दिया। फिर 93 में आपने 5 साल के लिए हमें अवाम ने इलेक्ट किया, वो भी 36 माह में। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो बात इन्होंने की है मंजूर साहब ने कि पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जाता है, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि काफी कुछ लिखा भी जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को जो है अपना ये जो अकाउंटेबिलिटी है उसको थोड़ा वसी करना पड़ेगा, दूसरे एरियाज पर भी देखना पड़ेगा। आपको ये फीलिंग नजर आती है क्या? मैं समझता हूँ कि वसान साहब ने जो बात की, 2-3 बातों से मैं इनके इत्तेफाक भी करता हूँ। इत्तेफाक इस बुनियाद पर करता हूँ कि अगर ये एहसास मिसाल के तौर पर सिंध के लोगों को है या पीपल्स पार्टी को है कि इनको टारगेट किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जवाज़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास IJI के पेमेंट्स के एतबार से केस पेंडिंग है, जो असगर खान साहब का है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक बैलेंस्ड एटीट्यूड जिन लोगों ने कर्जे माफ करवाए उनका नाम NRO की बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये केसेस मौजूद हैं। जी, मैं इससे टोटली इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की सियासत को 3 इदारों ने, यानी एक तो सियासतदान, मिसाल के तौर पर 2 बड़ी पार्टियाँ PMLN और PVP, और PMLQ जिन्होंने मुशर्रफ साहब का साथ दिया, और आर्मी ब्यूरोक्रेसी भी मुशर्रफ साहब आए थे इलीगली, जैसे वसान साहब ने कहा कि इलीगली उन्होंने पावर लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ बखेरी। तो सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में भी खामोश नहीं रहना चाहिए ताकि एक बैलेंस्ड कैफियत नज़र आए। तो एक तो मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये एहतसाब का जो दायरा है ना, ये बड़ा होना चाहिए ताकि वो फीलिंग ना हो, है ना, कि आइसोलेट किया जा रहा है एक तबका। और फिर आप उसके साथ साथ ये देखिए ना कि ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आए कि जनाब जो NRO के एतबार से जो लिस्ट है और जो बेनिफिशरीज हैं उसमें 95% सिंध से मुताल्लिक हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 95% चोरी या जो कुछ भी है ये सिर्फ सिंध से मुताल्लिक हो, सिर्फ वो दौर जो था जिसमें जिस ज़माने के केसेस हैं उनके अंदर। फिर दूसरी बात ये है जो बड़ी अहम, जो हम भूल जाते हैं, वो ये कि ये वसान साहब डिफेंसिव और पीपल्स पार्टी डिफेंसिव है, MQM के बहुत सारे केसेस हैं, उस पर भी नज़र रहनी चाहिए सियासी गुफ्तगू के दौरान कि वो 7,000 या 8,000 केसेस हैं, है ना, अगर वो भी फौजदारी के केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, प्रॉब्ली दे आर मोर डैमेजिंग देन फाइनेंशियल केसेस, मगर उनके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ वो ये कि इन्होंने बड़ी अच्छी ये बात की कि जो हुकूमत होती है ना उसमें होते हैं तो उन पर, जो हुकूमत में होते हैं उन पर केसेस चलते नहीं हैं और रिकॉर्ड भी इधर उधर किया जाता है। तो हमारी जो कहना है वो यही है कि जो मिनिस्टर्स अफेक्टेड हैं उनके होते हुए उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कैसे होगी। अगर मुझे कोई शख्स ये समझा दे कि जी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहेगा और प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ इंसाफ करेगी तो मैं बात समझने को तैयार हूँ, मगर क्या सिस्टम उसके लिए रखा जाएगा? तो मतलब आप इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, पहले अपने केसेस लड़े जाकर, और अगर ये कन्विक्टेड नहीं होते तो फिर आकर ये मिनिस्ट्रीज में बैठे। पार्टी के पास सेकंड टियर लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, आप इसीलिए आप इनको डिमांड करते हैं कि इसीलिए इनको रिजाइन करना चाहिए। मगर नहीं, इनके साथ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मिनिस्टर रिजाइन करेंगे तो जरदारी साहब की क्या कैफियत होगी। तो एक बहुत बड़ा अहम सवाल है इनके लिए कि अगर 1-2-4 है ना 2-4 मिनिस्टर रिजाइन करेंगे तो फिर जरदारी साहब भी रिजाइन करेंगे। तो ये एक सियासी फैसला है जो इन्होंने किया कि रिजाइन नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो वो सिस्टम फिर खोल कर बताएं कि भाई ये मिनिस्टर के खिलाफ केसेस चलेंगे तो इसके अंदर प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट होगी। प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट हो जाए तो आई गेस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे वाज़ेह नहीं हो जाता। प्रोसिक्यूटर तो दूसरी चीज है ना, प्रोसिक्यूटर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, प्रोसिक्यूटर तो एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर रहमान मलिक साहब के फॉर एग्जांपल एक केस आप ले लें, रहमान मलिक साहब का केस है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपने मिनिस्टर के खिलाफ लड़ेगी केस, तो दैट इज नॉट फेयर, है ना। प्रोसिक्यूटर नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना आपको, मगर अगर रहमान मलिक साहब के खिलाफ केस है तो फिर फौजदारी और पुलिस उसके खिलाफ तहकीकात करेगी, तो इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ तो नहीं कर सकती ना। ये पाकिस्तान, इन्होंने खुद कहा, मतलब अगर एग्जाम्पल इसका नैब का भी ले सकते हैं कि अगर